राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से लेकर मिजोरम और तेलंगाना में किसकी बन रही है सरकार? क्या स्थिति है इन चुनावी राज्यों की? दरअसल आपको बता दें कि 4 राज्यों में चुनाव समाप्त हो चुके हैं। तेलंगाना में भी लगभग चुनाव अपने समाप्ति की ओर है। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे और नतीजों के पहले 30 नवंबर की शाम तक आपके बीच एग्जिट पोल आ चुके होंगे। हमारा ये कार्यक्रम एग्जिट पोल पर आधारित नहीं है, अनुमान, आंकलन, संभावनाओं पर आधारित है। 5 राज्य जहां विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, वहां स्थिति क्या है, लोगों के मन में क्या था, लोगों का मूड क्या था, और इस स्थिति के आधार पर, आकलन के आधार पर तमाम न्यूज़ चैनल्स, तमाम डिजिटल चैनल्स पर जो पत्रकार ग्राउंड पर जाते थे, रिपोर्टिंग करते थे, वहां लोगों से बात करते थे, उसके आधार पर आज हम 5 राज्यों का चुनावी विश्लेषण आपके सामने रखने जा रहे हैं। ऐसे में आप वीडियो में आखिरी तक बने रहें, आपको बहुत ही दिलचस्प जानकारियां मिलेंगी, निष्पक्ष जानकारियां मिलेंगी, सत्य से रूबरू कराती हुई जानकारी मिलेगी और हकीकत के करीब जानकारी मिलेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे छोटे राज्य की, मिजोरम की। जी हां, मिजोरम नॉर्थ ईस्ट का राज्य है। जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, उनमें मिजोरम भी एक राज्य था। मिजोरम में चुनाव नतीजे क्या होंगे? सबसे पहले आपको बता दें कि मिजोरम की विधानसभा में 40 सीटें हैं। बहुमत के लिए 21 सीटों की, यानी कि 21 विधायकों की जरूरत होगी। मिजोरम में भी वोटिंग का काम संपन्न हो चुका है। 3 दिसंबर को जब 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आएंगे, उन्हीं 5 राज्यों में एक मिजोरम भी नाम शामिल है। वर्तमान समय की बात कर लें तो मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार चल रही है मिजोरम में, और मिजो नेशनल फ्रंट भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन पूरे चुनाव के दौरान मिजो नेशनल फ्रंट ने बीजेपी से दूरी बनाकर रखा। कहा जा रहा है कि मिजोरम की जनता, खासकर मिजोरम की के लोग हैं, मणिपुर में जो घटना हुई है, मणिपुर की हिंसा को लेकर लोग वहां पर बीजेपी से बड़े नाराज हैं। इसकी वजह से सबसे पहले तो बता दें कि बीजेपी का कोई अता पता नहीं है मिजोरम में। बीजेपी को एक सीट आ जाए, खाता खुल जाए तो बड़ी बात होगी। वैसे मिजोरम की स्थिति आपको बता दें कि पिछली दफे यहां जब चुनाव हुए थे 2018 में, तो यहां पर सरकार बनी थी मिजो नेशनल फ्रंट की। दूसरे नंबर पर ZPM आई थी। आपको बता दें एक वहां की लोकल पार्टी है जोराम पीपुल्स मूवमेंट, उनको 8 सीटें आई थी। कांग्रेस तीसरे नंबर पर खिसक गई थी और कांग्रेस को मात्र विधानसभा की 5 सीटें आई थी। इस बार क्या स्थिति है? इस बार स्थिति थोड़ी अलग है, थोड़ी क्या कह लें, बहुत अलग है। इस बार त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति वहां पर बन गई है। पिछली बार मिजो नेशनल फ्रंट ने सरकार बनाई थी, उनको 26 सीटें मिली थी। इस बार 26 सीटों से बहुत नीचे वो जा रहे हैं, 12-13 के आसपास आ रहे हैं, और कांग्रेस वहां पर एक जबरदस्त प्रतिद्वंदी के रूप में कमबैक करती हुई नजर आ रही है। या तो कांग्रेस वहां सरकार बना सकती है, या बिना कांग्रेस के वहां किसी की सरकार नहीं बनेगी। मान सकते हैं कि इंडिया गठबंधन जो है मिजोरम में अपनी सरकार बना सकती है। 40 सीटों वाले इस मिजोरम विधानसभा की स्थिति यह है कि 13-13-13, जी हां 13-13 सीटें, त्रिकोणीय संघर्ष है पूरी तरीके से। मतलब सरकार में बैठी मिजो नेशनल फ्रंट को 13 सीटें, कांग्रेस को 13 सीटें, और ZPM जोराम पीपुल्स मूवमेंट, इन तीनों को 13-13 सीटें, यह हमारा राजनीतिक आकलन कहता है। और अगर इनमें से जो भी 13 से आगे 14-15 तक गया, सरकार वो बना लेगा किसी एक दूसरे सहयोगी की मदद से, भले ही वो सहयोगी नया हो सकता है। कांग्रेस भी सरकार बना सकती है, मिजो नेशनल फ्रंट भी सरकार बना सकती है, और ZPM यानी कि जोराम पीपुल्स मूवमेंट भी सरकार बना सकती है, या कोई 2 धड़े एक साथ मिलकर यहां सरकार बना सकते हैं। बीजेपी का कोई अता पता यहां पर नहीं होगा। अब बात करेंगे राजस्थान की। तो राजस्थान के बारे में चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि राजस्थान में कहते हैं कि हर 5 साल पर सरकार बदल जाती है। क्या इस बार भी वहां सरकार बदलेगी या रिवाज बदलेगा? दरअसल राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी पिछली दफा, और इस हिसाब से इस बार कायदे से तो बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। लेकिन अगर आप राजस्थान की राजनीति के इस बार के मिजाज को देखेंगे तो बड़ा अलग, हर चुनाव से इस बार
राजस्थान का चुनाव अलग मालूम पड़ रहा है, क्योंकि वहां अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस ने बहुत काम किया है और इस काम की वजह से कांग्रेस वहां सीधी फाइट में है और सरकार बनाने की होड़ में है। हर बार की तरह ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार है तो इस बार कांग्रेस वहां से वापस चली जाएगी। बहुत जबरदस्त मुकाबला है, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। कांग्रेस भी वहां सरकार बना सकती है और राजस्थान में बीजेपी भी सरकार बना सकती है। एक बात यहां ध्यान देने होगी कि कांग्रेस बीजेपी के बागी बहुजन समाज पार्टी, हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, ये तमाम पार्टियां जो है वहां पर लगभग 20 सीटों को प्रभावित कर रही हैं। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं, सरकार बनाने के लिए 101 सीटों की जरूरत है और कांग्रेस और बीजेपी में से कोई इस आंकड़े को छू सकता है और कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है नहीं भी छू सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी वहां पर आक्रामक होकर चुनाव प्रचार अभियान में जुटी हुई है, जो कांग्रेस की योजनाएं रही हैं, खासतौर पर जिक्र किया जा रहा है चिरंजीवी योजना का, जो मुफ्त इलाज की योजना है राजस्थान सरकार की, तो राजस्थान के ग्रामीण इलाकों के लोग इससे बहुत लाभान्वित हुए और वो नहीं चाहते कि यहां से सरकार बदले। लेकिन राजस्थान में एक और ट्रेंड देखने में आता है कि सरकार से ज्यादा विधायकों के परफॉर्मेंस पर भी वोटिंग होती है। कांग्रेस के विधायकों के प्रति नाराजगी है। एक बात याद रहे कि सरकार के प्रति, कांग्रेस के प्रति नाराजगी इस बार राजस्थान के लोगों में नहीं है। अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं उनके प्रति नाराजगी नहीं है, लेकिन नाराजगी दिखाई दे रही है तो विधायकों के प्रति। लेकिन अशोक गहलोत के नाम पर अगर वोटिंग होती है तो सरकार वहां कांग्रेस की बनती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी से बहुत कड़ा मुकाबला कांग्रेस का होता हुआ दिख रहा है। बात करेंगे मध्य प्रदेश की। जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उनमें सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, जहां विधानसभा की 230 सीटें हैं। 116 सीटों का आंकड़ा चाहिए बहुमत के लिए। कांग्रेस वहां पर बहुत अच्छा परफॉर्म करती हुई दिख रही थी। कांग्रेस जिस तरीके से वहां काम कर रही थी, कांग्रेस में कोई कंफ्यूजन नहीं था, कोई सिंधिया नहीं थे, कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं था, सीधे कमलनाथ का चेहरा था और कांग्रेस आसानी से 140 सीटों के आसपास नजर आ रही थी 2 महीने पहले तक। लेकिन बीजेपी ने अंतिम समय में बहुत अच्छी पारी खेली, खूब शानदार प्रचार रहा और शिवराज सिंह चौहान की लाडली लक्ष्मी योजना का भी असर दिखा और इससे कांग्रेस 10-15 सीटें कम हो गई। कांग्रेस की सीटें 10-15 कम तो जरूर हो सकती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में हमारा आकलन कहता है कि सरकार कांग्रेस की बनेगी। मध्य प्रदेश में पंजे का परचम लहराएगा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस आ रही है, ये हमारा आकलन कहता है। लेकिन बीजेपी भी बहुत पीछे नहीं होगी, बीजेपी भी 100 के आसपास सीटें जीतने में कामयाब होगी, यह देखने में आएगा। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ को लोग बड़ा श्योर मानकर चल रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है, कांग्रेस आ जाएगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी पिछले महीने भर में बीजेपी ने बदलाव करने की कोशिश की, खूब प्रचार हुआ, प्रधानमंत्री भी आए, उन्होंने महादेव ऐप के नाम पर सीएम भूपेश बघेल और उनकी सरकार को खूब घेरा। हालांकि जिस कुरियर बॉय के नाम पर सरकार को घेरा जा रहा था, सीएम को घेरा जा रहा था, उसने कहा उसने किसी भी राजनेता को पैसे नहीं दिए। ईडी की बदनामी हुई, क्योंकि ईडी के बयानों को आधार बनाकर ही कांग्रेस की सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। हमारा जो आकलन है वो कहता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार वापस आएगी, लेकिन सीटें पिछली बार की तुलना में कम होंगी और बीजेपी की सीटें इस बार छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा में 90 सीटें हैं और यहां पर सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की जरूरत होती है। पिछली बार मात्र 15 सीटें बीजेपी को मिली थी। इस बार संभावनाएं है कि बीजेपी 20 से ज्यादा सीटें छत्तीसगढ़ में जीत सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की ही आने जा रही है। तेलंगाना की बात कर लेते हैं। तेलंगाना को लेकर बड़ा कौतूहल होगा, तेलंगाना को लेकर लोगों की दिलचस्पी बड़ी है। दरअसल आपको याद होगा कि हैदराबाद में नगर निगम के चुनाव हुए थे और भारतीय जनता पार्टी का बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा था और ऐसे में लोगों को लगने लगा था कि अब तेलंगाना की राजनीति में जो बीआरएस है, केसीआर की पार्टी, उनका मुकाबला बीजेपी के साथ ही होगा। बीजेपी तेलंगाना की पार्टी नंबर 2 है, मुख्य विपक्षी पार्टी है। हालांकि पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस ही वहां मुख्य विपक्षी बनी थी, लेकिन बाद के दिनों में कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार कमजोर होता रहा। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का दौर शुरू हुआ और भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई, उसने पूरा का पूरा तेलंगाना का जो पॉलिटिकल माहौल था वो बदल दिया।
तेलंगाना की पूरी फिजा बदल गई। और तेलंगाना का मतलब सिर्फ हैदराबाद नहीं होता, तेलंगाना का मतलब वो ग्रामीण इलाके भी हैं जहां पर आज भी कांग्रेस के जो पुराने नेता रहे हैं, दिवंगत नेता रहे हैं, खास तौर पर देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का हम नाम ले सकते हैं, सोनिया गांधी का नाम ले सकते हैं। वहां लोग आज भी इंदिरा गांधी को इंदिरा अम्मा के नाम से जानते हैं और बड़ा स्नेह रखते हैं गांधी परिवार से। या आपने यही वजह देखी होगी कि जब बीआरएस के नेता हमला बोलते हैं तो गांधी परिवार पर हमला बोलते हैं कांग्रेस से ज्यादा। इंदिरा गांधी को इंदिरा अम्मा कहा गया, सोनिया गांधी को लोग वहां सोनिया अम्मा कहते हैं और कहते हैं कि तेलंगाना आज बना तो सोनिया गांधी की वजह से बना। ये बड़ा एक दिलचस्प माहौल देखने को मिल रहा है तेलंगाना में। बीआरएस के साथ सीधी और कड़ी टक्कर है। बीजेपी की स्थिति यह है कि बीजेपी वहां कुछ इलाकों में कांग्रेस का वोट काट सकती है और इससे बीआरएस को कुछ सीटों का फायदा हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जो पूरा तेलंगाना है, अगर आप उनके आंकड़ों को देखें तो कांग्रेस यहां स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार में आने जा रही है। यानी कि 65 से ज्यादा, आपको बता दें कि तेलंगाना में विधानसभा की कुल 119 सीटें हैं। बहुमत के लिए यहां 60 सीटों की जरूरत होती है और कांग्रेस यहां पर आसानी से 65 के लगभग सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। हालांकि तेलंगाना में इस बात की भी चर्चा है कि बीआरएस और बीजेपी सरकार मिलकर बना सकते हैं। वैसे राजनीति में कुछ भी हो सकता है। जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार मिल सकते हैं, या फिर जम्मू कश्मीर का उदाहरण है, महबूबा मुफ्ती और मोदी मिल सकते हैं, तो कोई कहीं भी मिल सकता है। राजनीति में कुछ भी संभव है, बस यही संभव नहीं है कि कांग्रेस और बीजेपी मिल जाए। तो 5 राज्यों का हमारा चुनावी आकलन देखा आपने, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो शेयर करिएगा। और आप क्या सोचते हैं 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बारे में, जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।